नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उपराज्यपाल के पास रहेगा नियुक्ति का अधिकार, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने केंद्र और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब। गुर्जर आंदोलन खत्म होने से मुसाफिरों को राहत, राजस्थान सरकार देगी 5% रिजर्वेशन। विधेयक पर बनी सहमति। तमिलनाडु की आर.के. नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी जयललिता। डीएमके समेत 4 दलों ने किया बहिष्कार कर। अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत, 2014-15 में 7.3% विकास दर। सेंसेक्स ने लगाई 321 अंक की छलांग। और गर्मी और लू से अब तक 1800 से ज्यादा मौतें। कई इलाकों में अधिकतम तापमान में कमी। केरल के करीब पहुंचा मानसून। और आइए अब देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए नियुक्ति और तबादला संबंधित फाइलें उपराज्यपाल को भेजने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब देने का समय दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को भी आधारहीन और गैर जरूरी करार दिया जिसमें हाई कोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना को संदिग्ध बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियुक्ति और तबादलों से संबंधित सभी फाइलें उपराज्यपाल को भेजी जाएं। दिल्ली सरकार की याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से 23 जुलाई 2014 और 21 मई 2015 को जारी अधिसूचना गैर संवैधानिक है, क्योंकि इससे दिल्ली की निर्वाचित सरकार के हक खत्म किए जा रहे हैं। आदेश सिर्फ इतना है कि जो 2 डिसीजंस जो दिल्ली सरकार ने ली थी उन पे एलजी विचार करेंगे और अपनी फाइनल डिसीजन लेंगे और कुछ नहीं। इससे पहले केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले से संदेहास्पद शब्द को निकाल दिया। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने केंद्रीय अधिकारियों पर कार्रवाई से रोकने की गृह मंत्रालय की अधिसूचना को संदेहास्पद बताया था। हाईकोर्ट जजमेंट में कुछ अनवारंटेड ऑब्जर्वेशंस थे जो केंद्र सरकार का 21 मई का नोटिफिकेशन था उसको लेके, और केंद्र सरकार ने अपनी दलील दी और कोर्ट ने प्राइमा फेसी जो केंद्र सरकार का केस है उसको एप्रिशिएट किया और केंद्र सरकार की एसएलपी पे नोटिस इशू किया, जो स्टे एप्लीकेशन थी उस पे नोटिस इशू किया, और जो पैरा 66 में जो ऑब्जर्वेशंस जो 21 मई वाले नोटिफिकेशन को लेके हाईकोर्ट ने दिए थे उन ऑब्जर्वेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पैरा 66 अप्रासंगिक है और उच्च न्यायालय इस पर अलग से निर्णय ले सकता है। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल सरकार की नई याचिका पर सुनवाई 25 मई के सिंगल बेंच के आदेश से प्रभावित हुए बिना करेगा। साथ ही दिल्ली सरकार को इस मामले में 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह का स्टे नहीं दिया है और न ही नोटिफिकेशन को खारिज किया है, यानी एसीबी पहले की तरह काम कर सकती है। लेकिन शुक्रवार को ही आए हाईकोर्ट के निर्णय से दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी। ओम थानवी जी, स्वागत है आपका। एक चुनी हुई सरकार के लिए कितना मुश्किल भरा दिन जब कोर्ट ये आदेश करे कि आपके पास अधिकारों को लेकर मैं कहूं कि हाथ बंधे हुए हैं। असल में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना बड़ा मुद्दा था नहीं और आसानी से मेरे ख्याल में निपटाया जा सकता था। अति उत्साह में जो राज्यपाल महोदय हैं वो अपनी सीमाओं के पार चले गए और केजरीवाल भी हैं, उन्होंने भी जिस तरह के आरोप लगाए अधिकारी के बारे में वो भी जो थे वो उचित नहीं थे। पर कुल मिला के केंद्र की जो भूमिका है मैं मानता हूं कि वो बहुत खराब रही है, क्योंकि ये जो हार हुई दिल्ली में उस हार को पचाना तो चाहिए और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उनको फिर वापस लोगों के बीच में जाना है। तो अब तक का जो सारा स्टैंड उनका था, आज भी राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सुनकर के थोड़ी हैरानी इसलिए होती है कि आपका स्टैंड है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और ये लगातार चलती हुई मांग है। पर अब आप ही जो है उस पर कुठाराघात करें तो मैं ये सोचता हूं कि ये केंद्र पे आंच ज्यादा है, उपराज्यपाल पर उतनी नहीं।
क्या ये राजनीति का दोहरापन देखता है कि एक तरफ अलग राज्य की मांग को लेकर दल एक साथ खड़े नजर आते थे? मुझे याद पाता है 90 के दशक में मदन लाल खुराना विधानसभा प्रस्ताव एक पारित करते हैं, और आज जब संवैधानिक अधिकारों की बात आती है तो राजनीति आड़े आती है अधिकारों को लेकर। जो उपराज्यपाल का जो रवैया जो था, केंद्र ने तो और उत्साह में आकर के ये भी कहा कि इस सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है काम करने का, जो है उपराज्यपाल को है। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। और अलग अलग संविधान के विशेषज्ञों ने ये बात कही है कि जो प्रावधान उसमें रखे गए हैं संविधान में भी, उसमें ये है कि जो भी राज्यपाल करेंगे वो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उसकी सलाह होगी। आप जिसमें एड एंड एडवाइस जो इस्तेमाल किया गया वो हर राज्य में इन जुमलों का इस्तेमाल है, और वो जुमलों की तरह हैं। असल में वो चुनी हुई सरकार, निर्वाचित लोग, और एक जो उपराज्यपाल हैं जिनको सिर्फ वहां पे मनोनीत किया गया है। तो ये तो पूरा जो लोकतंत्र है उसको ही झटका लग जाता है कि मनोनीत व्यक्ति सारे फैसले करेगा और चुनी हुई सरकार नहीं करेगी। तो अधिकारियों को नियुक्ति के मामले में राय ले सकते थे, इसमें तो राय भी नहीं ली गई ना। अगर एड एंड एडवाइस वाली बात को भी मान लें लिटरल अर्थ में, तो ये होगा कि आपने काउंसिल की एडवाइस भी तो नहीं मांगी कि हम किसको नियुक्त करें, आप तो अपने हिसाब से ही करने लगे। तो मेरे ख्याल में इसको जो बैक किया केंद्र ने वो ठीक नहीं किया। और क्या ये कहा जाए कि केंद्र उन नियमों के सहारे उनको आधार बनाकर या फिर उनके दम पर इस पूरे मैं कहूँ कि परिदृश्य में एक तरफ खड़ा हुआ नजर आता है? उसका कहना है कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं हम सिर्फ उन्हीं के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, केंद्र की राजनीति तो बहुत जाहिर है, और मुझे लगता है कि उनको झटका जो है वो अदालत में भी लगेगा, क्योंकि अदालतें अंततः जो है इस देश में लोकतंत्र को तो बचा के उन्होंने रखा है। कई बार इस तरह की चीजें आई जब लगा कि लोकतंत्र जो है उसका गला घोंटा जा रहा है, तो उस वक्त अदालतें जो थी उन्होंने, और आज का भी जो फैसला है जिसमें उन्होंने कोई स्टे नहीं दिया है, तो इसको भी एक अगर संकेत माने, पर केंद्र सरकार जो है उसका संकेत तो सारे देश में, बल्कि जो लोग केजरीवाल की आलोचना कर रहे थे उनकी भी सहानुभूति हुई। इतना तो कम से कम करने देना चाहिए कि भी किस अधिकारी को रखना है, किसको नहीं रखना है, और उपराज्यपाल इतने वफादार हों केंद्र के प्रति, और केंद्र जो है वो व्याख्या करके और बाकायदा अधिसूचना जारी कर दे। ये तो जो है वो एक छोटी सरकार दिल्ली की, इतनी बड़ी केंद्र की भारी भरकम सरकार, तो उसको अपनी ताकत दिखाने का और अवसर आ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अवसर नहीं था, क्योंकि इससे सीधी आंच जो है वो चुनी हुई सरकार पर, दूसरे शब्दों में लोकतंत्र पे आती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अदालत में ये दलील रखी कि अधिकारियों का चयन केंद्र के हाथ में है, उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन किस अधिकारी को कहां पर काम पर लगाया जाए, उससे क्या काम लेना है, कम से कम ये अधिकार तो दिल्ली के पास होना चाहिए। अब ये भी अगर अधिकार नहीं है तो फिर दिल्ली सरकार, क्या मैं कहूँ कि इस तमाम पूरे विवाद के बाद अगली बार यहाँ का चुनाव बहुत आसान दिखेगा, या उतनी राजनीति नहीं होगी, या राजनीति हो रही है इसीलिए शायद अगली बार मुश्किल हो? ये तो देखिए, जो अधिकारी, ये तो मान लिया दिल्ली सरकार ने, बिल्कुल ठीक बात है कि अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी, वो केंद्र सरकार जो है वो आपको देती है, लेकिन आपको दे दिए तो अब जो सरकार जो है दिल्ली की, वो तो केंद्र ने नहीं दी है, वो तो लोगों ने दी है, वो लोगों ने उसको चुना है, लोगों की तरफ से काम कर रही है। तो जो अधिकारी आ गए, चाहे डेपुटेशन पे आए, उनको कार्डर दिया गया, तो वो अब किसको रिपोर्ट करेंगे? वो केंद्र को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के कहने पे काम नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। केंद्र पे कहने पे काम करने लगे तो एक अजीब सा एक टकराव होगा, और वो निभेगा नहीं। अंततः अदालत में मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो झगड़ा है वो बहुत देर तक केंद्र दिल्ली सरकार की तरफ खींच पाएगा, मुझे नहीं लगता। भले मैं कहूं कि कुछ वक्त के लिए दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हों या उनके पक्ष में फैसले दिख रहे हों, लेकिन क्या केजरीवाल ने एक बार फिर से उस सेंसिटिव मुद्दे के जरिए जिस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाया है, दीर्घकाल में एक लंबा फायदा दिख रहा है आम आदमी पार्टी को दिल्ली की लड़ाई में? ये केजरीवाल की तो आदत है, उनका जो स्वभाव है उलझने का, तो उनको क्यों मौका दिया जाए? उनको उनकी किस्म की राजनीति करके और उसके बाद वापस वो जनता का, क्योंकि इसमें तो जनता उनके साथ चली जाएगी कि भाई चुन के हमने भेजा था, अपना चीफ सेक्रेटरी भी नहीं रह सकता आदमी, बात बात में आप अखड़ा खड़ा करते हैं। वो भ्रष्टाचार से निपटना चाहता है, जगह जगह अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप टेप करके भेजिए, और आप कह रहे हैं कि जो है जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है वो उनके अधीन ही काम नहीं करेगी, तो आप उस व्यक्ति को काम नहीं करने दे रहे हैं। इस चीज का बाद में जितना इस्तेमाल केजरीवाल की शैली को जो लोग जानते हैं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर उनको दिल्ली सरकार के साथ में तकरार करनी चाहिए थी, और केजरीवाल को जो है वो भला
और कहना चाहिए कि सही साबित करने का मौका देना चाहिए। लेकिन विरोधी जो केजरीवाल की छवि को जिस तरीके से प्रचारित किया जाता रहा है कि उन्हें काम नहीं करना बल्कि विवाद और हंगामा खड़ा करना है, उस दिशा में एक और कदम ये माना जाएगा। देखिए, काम मेरे जितने भी पूर्वग्रह केजरीवाल को लेकर के हैं, इसके बावजूद ये कहने में कोई संकोच नहीं कि काम जो है वो उन्होंने किया है, लेकिन काम करने पहले दे तो सही। लोगों ने कहा कि 100 दिन के बारे में मुझसे पूछा गया था कि 100 दिनों के बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा 100 दिन कोई काम तो करके दिखाए, काम करे तो सही, उसे काम करने नहीं दिया गया है। ये 100 दिन जितनी आजादी मोदी जी को हासिल है, आप जरा तुलना करके देखें, और उस किस्म की वहां पे उस व्यक्ति को इसके लिए भी अगर जूझना पड़ रहा है और अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हो, केंद्र से जूझना पड़ता हो, केंद्र की अधिसूचना भी आ जाए, तो आप फिर क्या, आप गिन नहीं सकते हैं कि कितने दिन सचमुच उनको काम करने का मौका मिल गया, नहीं मिला अभी। ओम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी साथ। क्या सीमा विवाद के साथ तीस्ता मुद्दे पर भी बनेगी बात? देखिए देश देशांतर, प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा आज रात 8:30 बजे। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए भारत आना और यहां पर बसना अब पहले से आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार अब उन्हें दीर्घकालिक वीजा और फिर नागरिकता देगी। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय के साल भर के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन का जो शिकार हुए हैं, भारत आना चाहते हैं, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और पिछले 1 साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज के कई लोगों को हम लोगों ने सिटीजनशिप भी दी है और आगे भी सिटीजनशिप देंगे। ऐसे लोगों को पहले 1 साल का वीजा दिया जाता था, जिसे पिछले साल दिसंबर में 5 साल कर दिया गया था। वीजा अवधि और बढ़ाने के साथ उन्हें नागरिकता देने की कार्यवाही भी शुरू हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और असम में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थी बनकर बसे हुए हैं। नागरिकता नहीं होने से नागरिक सुविधाएं हासिल करने में मुश्किल होती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ऑनलाइन खरीदारी के दौर में वित्त मंत्री ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बदलाव की हिमायत की है। उन्होंने इंटरनेट, मोबाइल के जरिए खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कंज्यूमर फोरम को मजबूत बनाने की बात कही। देश में ई कॉमर्स के जरिए उपभोक्ताओं के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ऐसे मामलों पर रोक के लिए उपभोक्ता कानून में बदलाव को जरूरी बताया है। And as we pass by, the volume of trade in e-commerce is going to increase. So that's how the trade is going to change. So under these circumstances, we'll need a very powerful and an efficient forum. वित्त मंत्री ने शुक्रवार को दिल्ली में उपभोक्ता फोरम की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उपभोक्ता हितों से जुड़े मामलों में अपील और समीक्षा के तरीकों में बदलाव की हिमायत की। Having learned from that experience, you go on to the next stage. And in this next stage, lawmaking now is a very transparent process.
गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में देश में ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। ऐसे में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाना वक्ती जरूरत भी बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विवादित भूमि अधिग्रहण बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति की आज पहली बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद एस अहलुवालिया हैं। इस समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। समिति को मानसून सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और आज की बैठक में भी विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस और इसके अलावा टीएमसी ने कई सवाल खड़े किए और इस बिल का विरोध किया। सरकार पहले ही कह चुकी है कि बिल को वापस नहीं लेगी, लेकिन किसानों और गरीबों के हित में कुछ संशोधन के लिए वो तैयार है। राजस्थान में गुर्जरों को 5% रिजर्वेशन के वादे के बाद आंदोलन खत्म हो गया है। इससे रेल मुसाफिरों के साथ राजमार्ग से गुजरने वाले हजारों लोगों को राहत मिली। आखिरकार 8 दिन बाद कल रात दोनों पक्षों के बीच जयपुर में सहमति बनी। अब राज्य सरकार गुर्जरों को रिजर्वेशन देने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक लाएगी। राजस्थान सरकार राज्य में गुर्जरों को शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने को तैयार हो गई है। गुरुवार रात राज्य सरकार और गुर्जरों के बीच 5वें दौर की बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी। राज्य सरकार गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए विधेयक लाएगी, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इन 8 बिंदुओं को निश्चित समयावधि में करने के लिए राज्य सरकार ने कटिबद्धता लिखित रूप में बताई। वहीं 8 दिन पुराना राजस्थान गुर्जर आरक्षण समिति के तत्वाधान में जारी संघर्ष को विराम देने की बात संघर्ष समिति ने कही। विधेयक के मसौदे और समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए एक समिति के गठन का फैसला किया गया है। गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण के दायरे में लाने समेत 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। बैकवर्ड अति विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए हम पिछले 8-9 साल से संघर्ष कर रहे थे, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां हमें उम्मीद हुई है, पूर्ण विश्वास सा हो चला है कि अब उन्हें न्याय मिल जाएगा। जानकारों का कहना है कि 9वीं अनुसूची में डालने और आरक्षण का दायरा 50% को पार करने की राह आसान नहीं है। कोई विधेयक लाके इसको दिया जा सकता, शेड्यूल 9 में डालती है अगर गवर्नमेंट, तो कोर्ट में चैलेंज तो ये किया जाएगा। जैसा कि पीछे मराठाओं को महाराष्ट्र में दिया गया था, दैट वाज आल्सो क्रॉसिंग 50%, तो उसको चैलेंज किया गया, वो रद्द हो गया। लेकिन सेम टाइम आप तमिलनाडु देखें, आप कर्नाटका देखें, आप आंध्रा देखें, 50% से ऊपर इवन 67% तक रिजर्वेशंस हैं। इस बीच 8 दिन चला आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग और जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल हो गया। आंदोलन के चलते हफ्ते भर में 208 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई थीं, जबकि 109 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आंदोलन से निपटने में नाकाम रहने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। इससे पहले 2008 में भी राजस्थान सरकार ने गुर्जरों समेत कुछ अन्य जातियों को 5% आरक्षण देने वाला विधेयक विधानसभा में पारित किया था, लेकिन 50% आरक्षण सीमा की कानूनी अड़चन के चलते ये लागू नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता चेन्नई के आरके नगर सीट से चुनाव लड़ेंगी। एआईएडीएमके संसदीय बोर्ड की बैठक में आज यह फैसला लिया गया। इस सीट से एआईएडीएमके विधायक के इस्तीफे के चलते यहां 27 जून को उपचुनाव होना है। चुनाव जीतने में जयललिता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल डीएमके और पीएमके ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। साथ ही तमिल मनीला कांग्रेस और वीसीके पार्टी ने भी चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी होने के बाद 23 मई को जयललिता राज्य की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनी। So when they can meet Tamil Nadu election, why not the by-election? They are not. They can't face our Amma. They feel if we stand, then definitely they'll lose the deposit also, because people are eagerly waiting to vote Amma, and a lot of sympathy has created on Amma, and Amma is going to be a mass leader hereafter in Tamil Nadu. There's no doubt about it.
आईआईटी मद्रास के एक छात्र संगठन पर बैन लगाए जाने की घटना पर विवाद बड़ा हो गया है। आईआईटी कैंपस में अम्बेडकर पेरियार स्टूडेंट्स सर्कल की गतिविधियों को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिकायत मिली थी। इसमें छात्र समूह के हिंदी के इस्तेमाल, गोमांस और केंद्र सरकार की नीतियों पर SC/ST छात्रों को बरगलाने की बात कही गई थी। मंत्रालय ने 15 मई को आईआईटी डायरेक्टर को शिकायत भेजकर जानकारी मांगी और उसके बाद आईआईटी ने अम्बेडकर पेरियार स्टूडेंट्स सर्कल को बैन कर दिया। संस्थान अपने फैसले को सही बता रहा है। वहीं पर EP स्टूडेंट सर्कल के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। As per the guidelines in force, the student bodies can't use the name of IIT Madras or its official entities in any capacity to publicize their activities or garner support without an official permission. This group has violated the guidelines while conducting their meeting. There is no code of conduct to follow. There is something called an honor code, which is specific to the students. There is nothing like a code of conduct for the IIT student groups as such. That will be same as the honor code, which any student can follow. Now, this attempt to bring out honor code is just a farce. अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत दिख रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2014-15 में विकास दर 7.3% रही। वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच ये 7.5% थी। हालांकि सरकार का अनुमान 7.4% विकास दर का था। वित्त वर्ष 2013-14 में GDP की वृद्धि दर 6.9% थी। वित्त वर्ष 2014-15 में सेवा और विनिर्माण क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि कृषि क्षेत्र में चिंताएं बरकरार हैं, जिसमें महज 0.2% की दर से विकास हुआ। ये जो पूरे वर्ष का ग्रोथ रेट है, मैं मानता हूं कि अभी भी ये पूरी भारत की अर्थव्यवस्था अपने पोटेंशियल पे नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ये संकेत देते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल है 8%, 9% और उससे भी ऊपर बढ़ने का। लेकिन जो दो कमजोरियों का क्षेत्र रहा, एक कृषि का रहा, क्योंकि इस साल मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, और अगर मौसम आने वाले वर्ष में साथ देता है और कृषि में भी थोड़ी वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था और तेजी से दौड़ेगी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को अब आसानी से कर्ज मिलेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने आज इसका ऐलान किया। राजन 2 दिन के राज्य के दौरे पर हैं। आज उन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनसे कर्ज माफी की भी मांग की है बाढ़ पीड़ितों ने। उन्होंने व्यापारियों और किसानों से भी बात कर उनकी समस्याएं सुनी। देश में गर्मी और लू के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1800 को पार कर चुकी है। तेलंगाना में अब तक करीब 500 के करीब लोग बेतहाशा गर्मी के चलते अब तक जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 1334 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में अब पारा धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि उत्तर भारत में अभी भी लू और गर्मी के थपेड़े सहने पड़ रहे हैं। झारखंड के पलामू में आज 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सूरज की तपिश से झुलसते देश के कई इलाकों में शुक्रवार का दिन थोड़ी राहत लेकर आया। कई इलाकों में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन कुछ राज्यों में गर्मी और लू अब भी कहर बरपा रही है। पिछले कुछ दिनों में बुरी तरह गर्मी की चपेट में रहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह अब तापमान में कमी आ रही है, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों में अब भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिन के समय वाराणसी के घाटों में चहल पहल कम हो गई है। बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कॉलेज वगैरह कहीं जाना होता है, बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे हैं। पसीने से बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। पूरा मुंह बांध के जाना पड़ता है। ऐसे तो बिना मुंह बांधे तो कहीं निकल ही नहीं सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मानसून आने से जल्द ही गर्मी से निजात मिलेगी। पारा 47, 46, 48 था, उसमें गिरावट आई है पारे में, और हीट वेव का जो इंटेंसिटी है वो भी कम हुआ है। हीट वेव का कवरेज भी कम हुआ है। मानसून तेजी से केरल के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है गर्मी से जूझ रहे लोग बादलों के बरसने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
पीके सिन्हा को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। सिन्हा अजित सेठ की जगह लेंगे। पीके सिन्हा की नियुक्ति को नियुक्ति समिति ने आज मंजूरी दी। यूपी से 1977 बैच के IAS अधिकारी पीके सिन्हा फिलहाल ऊर्जा सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वो 13 जून से पदभार संभालेंगे। CBI ने दिल्ली की विशेष अदालत को बताया कि पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कोल ब्लॉक आवंटन मामले में तथ्य छुपाए थे। CBI ने आरोप लगाया कि पूर्व कोयला सचिव गुप्ता ने VISUL को फायदा पहुंचाने की आपराधिक साजिश रची। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 28वीं पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उनके समाधि स्थल किसान घाट में उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में 2 भारतीय अमेरिकी बच्चों ने बाजी मारी है। इस कॉम्पिटिशन में वन्या शिवशंकर और गोकुल वेंकटाचलम संयुक्त रूप से विजेता चुने गए हैं। पिछले 8 साल से लगातार भारतीय मूल के बच्चे ये प्रतियोगिता जीतते आ रहे हैं। बगदाद में 5 सितारा होटल की पार्किंग में खड़ी कारों में बम धमाका हुआ है। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए हैं। इन होटलों में अक्सर सरकारी अधिकारियों की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल में साइना को चीन की शी जिएन वैंग ने सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हरा दिया।